बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN और प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे T20 मैच के हवाले से जो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जा रहा है। ये आखिरी T20 मैच है। पाकिस्तान सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका है क्योंकि 3 मैचेस की सीरीज में से पहले 2 मैचेस पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिए हैं। आज तीसरा और आखिरी मैच है और इस मैच में पाकिस्तान ने आज टॉस जीता और टॉस जीतकर पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग करने का फैसला किया गया। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से आज एक मायूसकुन कारकर्दगी, जो बैटर्स थे, ओपनर्स, उनकी जानिब से मायूसकुन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया। अभी तक 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और 77 रन के ऊपर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। इस मैच के साथ साथ बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी में आज का दिन इंपॉर्टेंट था और यह कहा जा रहा था कि आज चैंपियन ट्रॉफी कहां पर खेली जाएगी, इसके ऊपर कुछ ना कुछ फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन यूं लगता है कि अब यह फैसला मजीद हमें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आज की मीटिंग भी बेनतीजा खत्म हुई है। इस मीटिंग को मुलतवी कर दिया गया है और अब मजीद इंतजार करना पड़ेगा कि मैचेस कहां खेले जाएंगे, शेड्यूल कब आएगा। तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं। अब तजब्जुब का शिकार हैं पाकिस्तानी शायकीन भी कि अब आईसीसी क्या कर रहा है। आईसीसी का रोल नाज़रीन इस सारी सूरत हाल में यूं लग रहा है कि जैसे वो एक कंट्रोलिंग बॉडी नहीं है, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अंडर ही है। तो हमारा ये मशवरा है स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से आईसीसी को कि आप अपना नाम बदल लीजिए और अपना नाम बदल के आप भारतीय क्रिकेट बोर्ड रख दीजिए। ये आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि इस सारी सिचुएशन में जो सारी सूरत हाल नजर आ रही है, भारत के जवाब का फिर से इंतजार किया जा रहा है और अब जो इंतजार है वो इस बात का है कि भारत क्या तजावीज़ पेश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से जो फ्यूजन फार्मूला पेश किया गया था उसको मुस्तरद किया गया है भारत की जानिब से। बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अपने पैनल की तरफ जाऊंगा मैं। आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, अहमद सईद ने भी हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में और इसके साथ साथ सलमान बट साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आज फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे। फॉर्मर क्रिकेटर हैं, कप्तान हैं सलमान बट साहब। सर, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा, आज के मैच के हवाले से सबसे पहले कमेंट कर दीजिए। बड़ी जल्दी में नज़र आए कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया तो यूं लगा कि हर बॉल के ऊपर शॉट मारने की कोशिश की गई और कामयाबी हासिल नहीं कर सके। क्या कहेंगे अपने बैटर्स की कारकर्दगी के हवाले से? देखिए, एट टाइम्स जब ऑपोजिशन इस तरह की हो कि आप उसको बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हो तो एट टाइम्स ये होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस खेलने की कोशिश करते हैं और उसमें समटाइम्स यू कैन बी इन ट्रबल, जो कि आज आपको बैटिंग लाइनअप नजर आ रही है। और मेरा ख्याल है कि एवरी डे इज अ न्यू डे बीइंग अ प्रोफेशनल। देखे, साहिबजादा फरहान है, उनका पिछला टूर अच्छा नहीं गुजरा, अर्ली डेज फॉर हिम इन हिज करियर, ही हैज टू डू समथिंग कि वो सामने आए। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे ऑपोजिशन कहाँ किस्मत वालों को ही मिलती है, ये बॉलिंग है तो उन्हें थोड़ा टाइम लेना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो ऊपर से आउट हो गए हैं और अभी आगा सलमान खेल रहे हैं और आई गेस तैयब ताहिर भी अच्छा खेलते हुए 14 गेंदों पे 21 रन बनाए, वो भी आउट हो गए। तो थोड़ा सा कह लीजिए कि जरूरत से ज्यादा हमने तेजी दिखाने की कोशिश की। आई डोंट नो व्हाट द प्लान वाज, बट डेफिनेटली ऐसा फील होता है कि जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा एम्बिशियस प्लान था जो भी पाकिस्तान का था। बिल्कुल सलमान साहब, उसी चीज़ के ऊपर हम हमेशा बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती हमारी टीम की, कि कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया और कभी किसी तरह जल्दी में नजर आए, जैसे आज हमने देखा। क्या समझते हैं कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आज अपनाने चाहिए थे? आज स्टार्ट से ही इनिंग अच्छी अगर डेवलप करते तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए बेहतर होता। देखिए, आज तो आपका टॉप ऑर्डर को आपने बिल्कुल ही न्यू शेप दी ना, आपने नए लड़कों को चांस दिया। बेसिकली आप सीरीज जीत गए हैं तो आपने कहा कि जो लड़के बेंच पे हैं हम उनको खिला दें। पाकिस्तान माइट स्टिल विन इट इजी, ये अभी भी हो सकता है, ये अच्छी पार्टनरशिप लग जाएगी, एक डिसेंट स्कोर हो जाएगा। जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइन कोई फॉर्म में लग नहीं रही है, दे आर स्ट्रगलिंग, तो पाकिस्तान आराम से हो सकता है मैच जीत जाए। बट द पॉइंट है इसके जो नए आने वाले प्लेयर हैं उनको तो प्लेइंग फील्ड ही देनी थी ना क्रिकेट बोर्ड ने, यहाँ कह लीजिए वहां पे जो इंतजामिया है। बाकी एग्जीक्यूट करना तो प्लेयर्स का काम है। सो आई थिंक जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, स्पेशली बीइंग पीपल जिन्होंने अभी सेट होना है टीम में, अपने आप को उन्होंने एस्टेब्लिश करना है, तो उन्हें थोड़ा सा कह लीजिए कि अर्ली ऑन थोड़ा पेशेंस और शॉट सिलेक्शन उनकी बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, इसमें एक मिनट अगर मैं यहाँ पर आपको इजाजत से ऐड करूँ, ये जो
इनिंग स्टार्ट करने का और ये जो रीशेप किया गया टॉप ऑर्डर को, इसमें मेरा ख्याल है कहीं पर ये जो टीम टॉक होती है प्लेयर्स को मैदान में उतारते वक्त, उस वक्त जिस किस्म की गुफ्तगू की जाती है ड्रेसिंग रूम के अंदर कोचेस की जानिब से, कप्तान की जानिब से, साथी प्लेयर्स की जानिब से, वो भी ज़ाहिर है कि बहुत क्रूशल होती है इन कंडीशंस के अंदर। तो मुझे लगता है कि यकीनन कहीं ना कहीं इन प्लेयर्स को इस किस्म की भी जो जिसे कहते हैं कि एक इमोशनल बैकअप भी चाहिए होता है, एक पुश चाहिए होता है इस तरह कंडीशन के अंदर। शाहजादा फरहान की अगर हम बात करें तो 10 T20 अब तक वो खेल चुके हैं, सिर्फ 95 रन वो बना पाए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के सीजन में वो एक तरह के शॉट्स मारते हुए जो आउट हो गए हैं। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ जब उनको चांस मिला था तो यकीनन उनको यहाँ पर आकर टाइम देना चाहिए था, लेकिन अगेन मुझे ये लगता है कि जिस तरह पिछले काफ़ी अरसे से हमारे T20 क्रिकेट के अंदर बातें की गई हैं स्ट्राइक रेट की और इंटेंट की, और पावर प्ले के अंदर जाके जो है वो यूँ कहा जाता है कि जाकर चीड़ फाड़ के रख देना है आपने मुखालिफ बॉलिंग लाइनअप को, तो इस किस्म की जो है सिचुएशन आज भी नजर आई। और जिस किस्म की शॉट सिलेक्शन थी, उस्मान खान ने जिस तरह की शॉट मारी, तो यकीनन बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। इसके बाद हमने जो सीरीज़ खेलनी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो भी 3-4 दिन के फ़र्क से हमने खेलनी है, तो इस किस्म की परफॉर्मेंस इन 3-4 दिनों से पहले ये यकीनन पाकिस्तानी टीम का जो कॉन्फिडेंस है उसको भी कहीं ना कहीं शटर करेगी, अगर ये खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन इस तरह की बन जाती है। अब तो खैर संभाल लिया उन्होंने, सलमान अली आगा ने और तैयब ताहिर ने आकर थोड़ी पार्टनरशिप लगाई है, जिसके बाद इनिंग बिल्ड होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल ये नए खिलाड़ियों के लिए भी सोचने की ज़रूरत है, और जो कंसिस्टेंसी की आप बात करें उसमें भी यकीनन ये बात बहुत क्रूशियल होती है कि कोचेस किस किस्म का माइंड सेट देकर प्लेयर को बाहर भेज रहे हैं। बिल्कुल जी, काकिब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? एहसास जिम्मेदारी नहीं है हमारे प्लेयर्स में, या फिर जिस तरह से इन्होंने प्लान किया था एग्जीक्यूट नहीं कर सके, शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं थी आज? देखें, सबसे पहले तो हमें एक पॉजिटिव चीज़ देखनी चाहिए कि हम सीरीज़ जीत चुके हैं और हम बेंच स्ट्रेंथ के साथ अपनी जो है वो सीरीज़ जीते हैं। तो आल्दो के हमारी अगर इस तरह की परफॉर्मेंस थी, यही परफॉर्मेंस हमारी पहले मैच में भी रही थी, लेकिन वो भी हम मैच जीत गए थे। तो द गुड थिंग इज़ कि हम सीरीज़ जीत गए हैं। अगली टीम जैसी भी है, ए है, बी है, सी है, हम अपनी सीरीज़ जीते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या आपकी ये बेंच स्ट्रेंथ आप इसकी परफॉर्मेंस से तसल्ली रखते हैं? क्या हमारा क्रिकेट बोर्ड जो हमारी जो मैनेजमेंट है, बेसिकली ये हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, हमारे मेन प्लेयर इसमें नहीं है, तो क्या ये जो नौजवान प्लेयर हैं, जो पूरी सीरीज़ में तमाम लड़कों को मौका मिला है, क्या इस परफॉर्मेंस पे हम एक अच्छे की उम्मीद लगा सकते हैं मुस्तकिल में? दिस इज़ अ पॉइंट, बट क्योंकि जिस तरह के लड़के हैं ये अपने PSL में अच्छा खेलते आए हैं, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इन लड़कों को जो है वो लॉन्ग रन देना चाहिए, इन पे एतमाद बरकरार रखना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आकिब जावेद अब इनके साथ जो है अटैच हुए हैं। इससे पहले जो है वो गैर मुल्की कोचेस थे, तो आकिब जावेद एक बड़ा फेमिलियर सा फेस है इन लड़कों के लिए, क्योंकि काफ़ी लड़के जो है वो PSL में आए हैं और PSL में ही जो है आकिब जावेद लाहौर कलंदर्स की तरफ से जो है वो इन एक्शन होते थे। तो एक फेमिलियर फेस है आकिब जावेद की भी, जी उनके खिलाड़ियों के साथ जो बॉन्डिंग है वो अच्छी है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज़ है कि हम सीरीज़ जीते हैं, और स्पेशली जब इस तरह की कंडीशंस में आएंगे तो इस तरह की कंडीशंस में ही आपको एक अच्छा प्लेयर बनने की निशानी मिलेगी। अदरवाइज़ अगर स्मूथली जीते जाएंगे तो वो फिर हमें कुछ बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा, हमें कोई बात करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये अगर इस तरह की थोड़ी बहुत हैंकी पैंकी दिखाएंगे तब भी हम इनके बारे में बात कर सकते हैं। अगर ये सीधा जीते जाएंगे तो वो फिर हम ज़रा तारीफ़ करते हुए भी ज़रा आपको पता है हम हेजिटेट करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हम सीरीज़ जीते हैं नए लड़कों के साथ। अब इन्हीं लड़कों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है, कुछ नए लड़के इसमें ऐड होंगे, तो लेट्स सी साउथ अफ्रीका एक टोटली डिफरेंट टीम होगी, इससे कंडीशंस डिफरेंट होंगी, वहाँ पे ये लड़के कैसा परफॉर्म करते हैं, तो इनके स्किल्स का, इनकी एबिलिटी का बहुत बड़ा टेस्ट है। बिल्कुल ठीक। सलमान बट साहब की जानिब इसी सवाल के साथ जाऊंगा। सलमान साहब, तब्दीलियों पर खुश हैं और ओवरऑल जो इस टीम की परफॉर्मेंस रही, क्योंकि आज आखिरी मैच है और उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ जाएंगे, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस से खुश हैं आप पाकिस्तान की? यहाँ मैं कहूँगा कि यहाँ पर तो पाकिस्तान ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस दी है, और ऑस्ट्रेलिया में भी वनडे सीरीज अच्छी जीती थी। यस, T20 के अंदर कोई बड़ी विजिबल चीजें हैं जिनके ऊपर फ्यूचर में हमें काम करना होगा। अगर हम उसमें टॉप क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं और उसमें बड़ी टीमों के अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो बहुत सारा काम हमें करना है फिटनेस रिलेटेड, और जो टेक्निक का एस्पेक्ट है बड़ी हिट मारने के लिए, वहां पर भी कोचिंग रिक्वायर्ड है, टेक्निकल कोचिंग वहां पर रिक्वायर्ड है। स्ट्रेटेजिक के अलावा टेक्निकल कोचिंग, मैं 3 दफा कह चुका हूँ, ये डिफरेंट टर्म है एंड इट इज रिक्वायर्ड। हमारे लड़कों की जो हिट मारने की टेक्निक है ना, वो जब मारते हैं हिट तो सारी चीजें तितर बितर हो जाती हैं। आई थिंक वो अलाइनमेंट हमें ठीक करानी है। उसके अलावा बाकी अगर आप कहें तो नए लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, डोमिनेट किया जिम्बाब्वे की टीम को, और आई थिंक उसमें आपको मोमेंट्स मिलेंगे। जैसे आज है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी अभी, हो सकता है कि उन्हें कोच की तरफ से ऐसा प्लान मिला हो कि आज जाओ और जरा पावर प्ले के अंदर ही कोई 80-90 रन कर दो, और उसकी हंट में
वो लड़के हो गए। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जब आप एक ऐसे मोमेंट पे होते हैं करियर में भी आपने एस्टेब्लिश होना होता है, तो फिर आपको तमाम चीजों को जहन में रखकर जो है ना वो अपनी चीजें करनी चाहिए। और अगर एज अ बैट्समैन अगर आप समझते हैं कि आपके पास बहुत सारे शॉट्स हैं, तो फिर पहले 5-7 बॉल देख लेने से, थोड़ी पेशेंस कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, अहमद आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? अच्छा भाट साहब, हमने इस सीरीज में अपने गेंद और शॉर्ट कमिंग्स की बात की है, तो 2 स्पिनर हमें नजर आए हैं, फैसल अकरम और सुफियान मुकीम। Exactly. इनमें से आपके ख्याल में किसको लॉन्गर टर्म में टारगेट करना चाहिए? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किस स्पिनर को तैयार करना चाहिए इनमें से? देखिए अभी क्योंकि क्रिकेट वाइड बॉल की ज्यादा है और सुफियान मुकीम को आपने देखा कि वो तरह बॉल को एयर कम देते हैं, थ्रू द एयर क्विकर है और अच्छी फॉर्म में है। हालांकि दोनों में जो कह लेंगे आप अगर कहें ना कि एक चूज करना है, तो मेरा फैसल अकरम भी मुझे बहुत पसंद है। उनका बॉल स्पिन ज्यादा होता है, वो बॉल को एयर भी देते हैं, वेरिएशन है। लेकिन ये क्योंकि अभी जो क्रिकेट चल रही है और जो आगे आ रही है, मेरा ख्याल है कि जो फॉर्म लगी है, कॉन्फिडेंस जिस बॉलर का हाई हो लेवल, उसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। इसीलिए सुफियान मुकीम को उन्होंने पिक किया है, विकेट टेकिंग फॉर्म उसकी देखते हुए अभी। ठीक है, सलमान भट्ट साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे, जिसके ऊपर आज आईसीसी का फिर से इजलास हुआ है और बेनतीजा ये इजलास रहा है। इस इजलास में कुछ भी डिसाइड नहीं हो सका है। सलमान भट्ट साहब, आज के इजलास के ऊपर उम्मीदें थीं कि आज कोई चीज़ सामने आ जाएगी, लेकिन यूं लग रहा है कि अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किसी करवट बैठेगा नहीं। क्या आप समझते हैं, क्या एनालिसिस करेंगे? देखिए, ये अगर ये पाकिस्तान ने जो ऑप्शन आगे रखी है वो इतनी माकूल है कि उससे हट के कोई भी जो डिसीजन होगा ना, वो मतलब वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा। वो अपने आप को चीजें मार के बताएगा कि इसमें जरा सी भी न्यूट्रलिटी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान यही कह रहा है ना कि जी हम अगर हाइब्रिड आप खेलते हैं तो हम भी इंडिया में होने वाले इवेंट्स में हाइब्रिड होंगे, और अगर हम फाइनल पहुंचे तो वो फाइनल भी बाहर होगा। तो यही तो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, और आपकी दलीलें अगर ठीक हैं तो वही दलीलें पाकिस्तान पे भी फिट बैठती हैं। तो मसला तो वही आता है कि इस बात को आप किस तरह निगेट करेंगे। जितना मर्जी सोच लें इसके ऊपर, ठीक है ना, सही बात का कोई नेमुल बदल नहीं होता। पाकिस्तान की जो बात है वो बिल्कुल माकूल है कि आप जनाब नहीं खेलते हाइब्रिड और आप इसके अलावा नहीं खेलते तो हम भी इसके अलावा नहीं खेलेंगे, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन आई थिंक ये अब डाइजेशन इसकी मुश्किल है कि अगर यार हमारा भी फाइनल बाहर निकलेगा, तो अगर हमारा निकलेगा तो ठीक है, फिर दूसरे का भी निकलना चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, इंडिया जो दलील इसमें दे रहा है वो ये कह रहा है कि इंडिया चूंकि सेफ मुल्क है, इंडिया सिक्योर है, उसमें सिक्योरिटी के मसाइल नहीं हैं, तो इसलिए पाकिस्तान को जो है वो इंडिया में आना चाहिए। आप अक्सर ये बात करते होते हैं कि मुंबई के अंदर मैचेस नहीं हो सकते हैं, तो मुंबई में जो मैचेस ना होना है पाकिस्तान इंडिया के, वो सिक्योरिटी का इशू नहीं है? बात ये है ही नहीं। आप इस बात की, हम इस बहस में जाते ही नहीं है। बाकी सारी दुनिया की टीमें आ रही हैं, वो मौत के कुएं में खेल रही हैं, क्या वो भी तो यहाँ खेल के जा रही है ना। ठीक है, आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने आके इधर अप्रूवल दिया ना कि इधर टूर्नामेंट कराएं। सारे इधर खेल के जा रहे हैं। इंग्लैंड खेली है, ऑस्ट्रेलिया खेली, न्यूजीलैंड खेली है। उन मुल्कों से सेफ तो नहीं है कोई और ये एशियन कंट्री। इंडिया स्पेशली अगर अपनी बात करता है तो ये कैसी दलील है कि हम सेफ है? सारी दुनिया आ रही है। आप तो रीजन ये सेफ्टी का तो है ही नहीं। आप तो कहते हैं क्योंकि हम इंडिया हैं तो हमारे साथ आपके हालात नहीं ठीक, तो हमारे प्लेयर सेफ नहीं है। तो सेम गोज फॉर पाकिस्तान एज वेल। फिर बात ये है ना कि पाकिस्तान ने तो कहा कि जी हाइब्रिड आप खेलें, हम भी खेल लेंगे। इसको ऐसे अब निगेट करना, ये कोई बात नहीं बन रही। ये जो बातें सुन रहे हैं ना हम, जी हम सेफ हैं, और हम भी यही कहते हैं हम सेफ हैं। आपके उधर भी बाकी सारे आते हैं, हमारे इधर भी बाकी सारे आते हैं। तो वो तो वन मैन्स वर्ड अगेंस्ट अदर मैन है ना। बिल्कुल ठीक है। चीज नहीं है कि आपने डिक्लेयर कर दिया तो वो हो गया, ठीक है ना। जितना डिक्लेयर वो कर सकते हैं कि हम सेफ है, उतना ही हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। इसमें क्या है? अच्छा देखें, इसमें एक और जो समझने की बात है वो ये है कि अब ज़ाहिर है जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इसके अगर हम नेचर को समझें
तो ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है और इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर जाहिर है कंट्रीज आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं। तो कोई भी कंट्रीज जो है वो ये नहीं कह सकती कि हमारे अंदर किसी दूसरी कंट्री के स्टेक्स नहीं है या हमारे यहाँ जो है वो फुल जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हमने 100% एड्रेस कर दिए। दुनिया में कोई कंट्री ऐसा नहीं करती होती। होता असल में ये है कि हर कंट्री के अंदर चूंकि इस किस्म के मसाइल चल रहे होते हैं। अब भारत के अगर हम सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारत के अंदर इस वक्त 17 रियासतों के अंदर अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। भारत के अंदर इस वक्त सिर्फ आसाम के अगर हम नंबर निकाल के देखें तो बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक 34 के करीब ऐसी तंजीमें हैं जो वहां पर उनको थ्रेट देती हैं सिक्योरिटी की। उसके बावजूद भी इंडिया की टीम ने जो है वो पिछले साल एक वर्ल्ड कप करवाया, जैसा तैसा भी करवाया, चले उन्हें करवाया वर्ल्ड कप। तो हर दुनिया में जो है वो इस तरह ही होता है। पेरिस के अंदर ओलंपिक्स हुई, उससे पहले वहां सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। पाकिस्तान के अंदर पिछले 8 साल से टीमें आकर खेल रही हैं, तो इन सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना होता है। पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी जो है वो फराहम करेंगे जितनी भी टीमें यहाँ पर आएंगी। तो इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर इस किस्म के कंट्री कोई भी नहीं है जो 100% दावा करे कि हम जो है वो जितने भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। इन हालात के अंदर अपने लिए रास्ता निकालना होता है। इन हालात के अंदर स्पोर्ट्स को, इन हालात के अंदर इन पीसफुल एक्टिविटीज़ को यकीनी बनाना होता है और हमने पिछले 7 सालों में इस बात को यकीनी बनाया है। तो भारत की टीम अगर पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहती तो फिर बराबरी तो यही कहती है कि अगर पाकिस्तान भी वहां पर ना जाए तो फिर ठीक है। आप अगर इतने ही अपने आप को सेफ कंट्री कहते हैं तो पाकिस्तान इंडिया का मैच करवा कर दिखाएं मुंबई में। आप वहां पर जितनी भी इंतहा पसंद तंजीमें हैं उनको एड्रेस करें, तो आप वहां पर मैच करवा कर दिखाएं। तो जब तक ये नहीं होता उस वक्त तक तो जाहिर है कि पाकिस्तान की दलील बिल्कुल ठीक है कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी वहां नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा अहमद आपने। आकिब, आप पीसीबी के हवाले से कोई खबर लेकर आए? कहाँ जा रही हैं बातें? क्या आपके पास अंदर की चीज़ है? देखें, इसकी बातें तो कहीं भी नहीं जा रही क्योंकि इतनी बातें हैं कि कहीं जाने का नाम नहीं ले रही हैं। पीसीबी के ये जो आईसीसी के इजलास के हवाले से बताऊं कि इजलास तो हुआ ही नहीं, मतलब ये शुरू हुए बगैर ही मुलतवी हुआ है। इसने बेसिकली 4:30 बजे शुरू होना था। उससे पहले आईसीसी की और ब्रॉडकास्टर्स की एक मीटिंग हुई थी। आईसीसी को ये उम्मीद थी, आज जब सुबह चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो है पहुँचे हैं, कल तक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को जो है इसका इनविटेशन या बाकायदा इसका आगाह नहीं किया गया था कि आज जो है वो आईसीसी का इजलास होगा। कल रात को उनको आगाह किया गया है। आज सुबह जो है मोहसिन नकवी साहब दुबई पहुंचे हैं, जिसके बाद आईसीसी को इस चीज़ की बहुत उम्मीद थी कि शायद आज जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अगर मुकम्मल तौर पर हल ना हो तो कोई ना कोई बीच वाला रास्ता निकल आएगा। लेकिन जब आईसीसी की और ब्रॉडकास्टर्स की उसी सारे सिनेरियो को देखते हुए आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स के साथ मीटिंग की और उसमें जो है वो ब्रॉडकास्टर्स ने ज़रा, जो मेरे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स ने ज़रा प्रेशर डाला आईसीसी पे कि इसको जल्दी मामले को हल करें क्योंकि हमने आगे मार्केटिंग भी करनी होती है। आपको पता है कि 100 डेज़ का काउंटडाउन स्टार्ट होता है, वो 100 डेज ख़त्म हो गए, उसके बाद 10 दिन का ग्रेस डेज होते हैं, 90 डेज़ वो भी ख़त्म हो गए। तो बड़ा मुश्किल है ब्रॉडकास्टर्स के लिए। लेकिन उसके बाद जब वो मीटिंग जारी थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया जाता है आईसीसी की तरफ से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना मौक़िफ़ एक बार फिर वहाँ पे दोहराता है कि भाई इस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होना, हमारा मौक़िफ़ आपके सामने है, हमने फ्री एंड फार्मूला या पार्टनरशिप फार्मूला दे दिया है, आपने मनवाना है तो बीसीसीआई को मनवाना है, अब हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। उस पे जो है आईसीसी, अब क्योंकि चेयरमैन उनके जो हैं वो जे शाह साहब हैं और उनका ये पहला टास्क था, पहली असाइनमेंट थी, जो कि पहली ही असाइनमेंट इतनी मुश्किल थी कि वो फंस के रह गए कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीछे हटने को तैयार नहीं था और वहाँ पे वो अपने यानी कि अपने जो मुल्क है जहाँ से उनका रीजन है उनको मनाने को तैयार नहीं थे, ना वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड कुछ तहरीरी जवाब देने को तैयार थे। उस पर जो है वो आईसीसी ने इजलास जो शुरू होने से पहले ही मुलतवी कर दिया और ये मुलतवी करने का जिम्मेदार आप कह सकते हैं या मुलतवी करने के जो एक अहम वजह बनी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे, हमने एक फार्मूला दे दिया है, अब आपने इंडिया को मनाना है कि आपने इस फार्मूले पे आए, जिसने अभी सलमान भाई ने कहा कि ये सबसे बेस्ट फार्मूला है, इसके बाद कोई फार्मूला बचता नहीं है। मतलब इंडिया वो चीज़ चाह रहा है जो खुद नहीं करवाना चाहता, मतलब वो कहता है कि पाकिस्तान वो करे जो हमने नहीं करना। तो इस तरह नहीं होता, बराबरी की सतह पर जो है वो बातचीत होनी है। आपने गुज़श्ता द्वार में जो कुछ किया या जो कुछ हमारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हुआ या जो कुछ इंडिया मनवाता रहा, दादागिरी करता रहा, अब वो दादागिरी इनको ज़रा मुश्किल पड़ गई क्योंकि सामने क्रिकेट बोर्ड जो है वो अड़ गया है। क्रिकेट बोर्ड के अड़ने की वजह भी एक सॉलिड और लॉजिकल है कि हम पिछले कई अदवार से इंडिया का दौरा करते आए हैं। अभी जिसना अहमद ने भी बात की कि वो कहते हैं कि हम सेव हैं, तो भाई हमारे घर में न्यूजीलैंड आके खेल गई, हमारे घर में ऑस्ट्रेलिया आके खेल गई, तमाम टीमें इस वक्त जो चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक हैं वो तमाम टीमें आके खेल गई। और आपके इंडियन मीडिया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए भी इतला के लिए अर्ज है कि आपका जो ग्रेग बार्कले जो न्यूजीलैंड का जिनका ताल्लुक है, जिनके चेयरपर्सन है, अभी रिसेंटली आईसीसी की चेयरमैनशिप से वो हटे हैं, उन्होंने एक टेलीग्राफ को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कैटेगोरिकली उस इंटरव्यू में कहा है
कि आईसीसी इस वक्त मेस बना हुआ है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो उस चेयरमैन की तरफ से, जो 3 दिन पहले अपना ओहदा छोड़ रहे हैं कि आईसीसी मेस बना है। और उन्होंने उसमें इंटरव्यू में कहा है कि आईसीसी को इस वक्त सिर्फ इंडिया की परवाह है, इंडिया सिर्फ नजर आता है। और उन्होंने मिसाल भी दी है कि श्रीलंका, उनको नहीं पता कि श्रीलंका साउथ अफ्रीका गई हुई है, लेकिन जब मार्को येंसन ने पहले टेस्ट मैच में 7 विकेटें हासिल की हैं तब पता चला है आईसीसी को कि श्रीलंका साउथ अफ्रीका गई हुई है। जस्ट इमेजिन कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस चल रहे हैं और आईसीसी को इस चीज़ का नहीं पता कि वहाँ पे जो है वो मैचेस चल रहे हैं। और इन्होंने ये भी चीज़ कही है कि ये क्रिकेट के लिए बहुत बुरी चीज़ है कि एक मुल्क, उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा है कि एक मुल्क क्रिकेट पर इजारादारी कर रहा है। तो जे शाह के लिए ये बहुत बड़ा जो है वो एग्जाम होगा, ये ग्रेग बार्कले कह रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन कि आईसीसी में इस वक्त क्या मेस क्रिएट है, किसके हाथों पे आईसीसी खेल रहा है। देखें आईसीसी, जिस तरह अभी आपने कहा कि इनको नाम चेंज कर लेना चाहिए, इनको नाम चेंज बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका नाम है ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट काउंसिल इनका नाम है। ये कोई आईसीसी नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। अगर ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होते तो आज जो आईसीसी का टूर्नामेंट है उसके लिए इतना मैस क्रिएट ना हुआ होता कि आईसीसी के इवेंट पे जो है वो सवालिया निशान लग गया है, जहां पर जो है आपके ब्रॉडकास्टर्स आपके सर पे तलवार लगा के खड़े हैं कि भाई शेड्यूल का ऐलान करें, हमने मार्केटिंग करनी है। अभी आपके टिकटिंग का प्राइस का जो है वो सारे मामले हल होने हैं, टिकट कितने की रखनी है, पाकिस्तान में मैचेस होने हैं जो अगर फर्ज करें हाइब्रिड मॉडल फार्मूला या फ्यूजन फार्मूला आता है, अगर वो माना जाता है तो इंडिया में जो मैच, दुबई में जो मैचेस होने हैं जहां पे इंडिया अपने मैचेस खेलेगी, उधर की क्या गेट में नहीं होनी है, टिकटिंग प्राइस क्या होनी है, वहां पर जो है वो क्रू कैसे लगना है, वहां पर प्रोडक्शन कास्ट कैसे लगनी है, अभी तो कुछ भी नहीं पता। और सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी की वजह से, एक क्रिकेट बोर्ड की जो है वो सुस्ती की वजह से और एक क्रिकेट बोर्ड की खेल दुश्मनी की वजह से आज अभी कुछ देर पहले जो है वो जे शाह साहब आईसीसी के हेडक्वार्टर में पहुंचे हैं, वहां पे उन्होंने मेल मुलाकातें की हैं। मेल मुलाकातें करके आज उनकी बाकायदा तकरीब होनी थी 5 दिसंबर को। और मैं फिर वही बता रहा हूं कि जे शाह खुद भी बहुत पुरुमीद थे क्योंकि उनके आज पहले ही इजलास की उन्हें सदारत करनी थी। वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे कि आज चैंपियंस ट्रॉफी में कोई ना कोई पेशरफ्त हो जाएगी, लेकिन उनको सरप्राइज़ किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। मोहसिन नकवी साहब ने पहले ही कह दिया कि भाई हम फ्यूजन फार्मूले के अलावा अब हमें कोई फार्मूला जो है वो एक्सेप्ट नहीं है, तो मुझे नहीं करेंगे कोई भी फार्मूला। और ये बड़ा एक अच्छा स्टैंस है पाकिस्तान की जानिब से। सलमान भट्ट साहब, आपकी जानिब बेन स्टोक्स के हवाले से सवाल पुट करूंगा। ओवर रेट के हवाले से, ओवर रेट पेनल्टीज़ के हवाले से उनकी जानिब से बात की गई है और उन्होंने कहा कि ये बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग है, एक ऐसी चीज़ कि जो मायूसी पैदा कर रही है। किस तरह से देखते हैं इस बयान को उनके? देखिए, मैं यही कहूंगा कि अगर खेल में बहुत सारा वक्त वेकेंट है, बाकी पड़ा हुआ है और मैच खत्म हो जाता है, एक टीम पहले जीत जाती है, तो उसका ओवर रेट का प्रोसेस बीच में नहीं आना चाहिए। आई डू नॉट थिंक ये होना चाहिए, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो मेरा ख्याल है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो बड़ा है, यानी कि आप मैच जीत रहे हैं, अगर उसमें आपकी कैपेबिलिटी है कि आपको दिन में 80 ओवर कराने की, पूरा दिन खेलने की जरूरत ही नहीं, आप पहले ही खत्म कर देते हैं, तो चाहे आपका ओवर रेट स्लो है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल ठीक है। अगर कोई रूल बन गया तो उसको अंधाधुंध आप अप्लाई करने के चक्कर में लेटर एंड स्पिरिट के अंदर कॉमन सेंस वाला एलिमेंट है वो आपको फॉलो होता नहीं आता है। अच्छा भट्ट साहब, उन्होंने इसमें एक और पॉइंट भी रेज किया बेन स्टोक्स ने। उन्होंने कहा कि जो सब कॉन्टिनेंट है जहां पर स्पिन डोमिनेंट पिचें बनती हैं, यहाँ तो ओवर जल्दी जल्दी हो जाते हैं, जबकि जो पेस और बाउंसी जो विकेटें होती हैं वहाँ पर फास्ट बॉलर ज़्यादा ओवर करते हैं। तो ये जो फार्मूला है ओवर रेट का और ये इस पर जो पॉइंट डिडक्ट किए जाते हैं जिसका नुकसान होता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में, उसमें ये बात कहीं पर डिस्कस नहीं होती कि जो स्पिन ट्रैक्स हैं वहाँ पर जल्दी जल्दी ओवर हो जाते हैं। तो इस तरह, और इंडिया के अंदर आपको पता ही है कि 4-4, 5-5 टेस्ट मैचेस की जो है वो सीरीज खेली जाती है। तो उनका ये ख्याल है कि इस मामले में भी थोड़ा बहुत इम्बैलेंस जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में होता है। उन्होंने एक स्टेटमेंट इससे आगे बढ़ के ये भी दी है कि मैं इस टेस्ट चैंपियनशिप का जो टेबल है उसको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता, मुझे समझ ही नहीं आती इसके ये है क्या। तो इस बारे में क्या ख्याल है आपका? सलमान भट्ट साहब के साथ राबिता हमारा मुनक़ता हुआ। आखिर हुआ ये था कि उन्हें क्राइस्ट चर्च में जो टेस्ट मैच हुआ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, उस टेस्ट मैच में बिल्कुल जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि नतीजा निकल आया था, मैच खत्म होने में अभी 10 घंटे बाकी थे, उसके बावजूद भी आईसीसी ने उनके स्लो ओवर रेट के ऊपर जो है वो पॉइंट डिडक्ट किए हैं। पॉइंट डिडक्ट होने से ये होता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में
कि फाइनल में क्वालिफाई करने की जो परसेंटेज होती है वो कम हो जाती है। तो इस हवाले से उन्हें खफगी का इजहार किया कि अगर टाइम बाकी है तो फिर न जाने क्यों इन्हें काट लिए। इससे पहले भी इंग्लैंड की टीम के साथ एक इंसिडेंट इस तरह हुआ था एशिया सीरीज के अंदर, तो वहां पर भी उनके स्लो ओवर रेट पर जो है वो पॉइंट्स डिडक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में उनको नुकसान हुआ था। आप आकिब से इस पर जो है वो जी, आकिब आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? देखिए बेन स्टोक्स आपको पता है इस तरह की स्टेटमेंट्स के बारे में बड़े मशहूर हैं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी, क्योंकि वो क्रिकेटिकली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जो मामला है मुझे लगता है कि अगर आपके 10 घंटे पहले मैच खत्म हो रहा है तो उसमें ओवर रेट का क्या मतलब क्या असूल बनता है। अब ये तो वही वाला मामला है कि अभी तक किसी को भी नहीं पता कि डीएलएस मेथड कैसे बना है। अब मेरा ख्याल है जिसने बनाया है उसको भी नहीं पता होगा कि कैसे गलती से बन गया होगा। तो मेरा ख्याल है ये भी वही वाला रूल है कि ओवर रेट में अगर आपका 10 घंटे पहले जो है वो मैच खत्म हो रहा है तो उसमें आप ओवर रेट पे जो है वो पेनल्टी चार्ज कर रहे हैं। दूसरा कि ये अगर तो ये इन पे इफेक्ट करेगा टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स पे, इनके तो अगर इफेक्ट करेगा, लेकिन इनके इफेक्ट करने का फ़ायदा जो है वो यकीनन इंडिया को होगा। तो बात फिर वही आ गई है कि कहीं ना कहीं रूल जाके इंडिया को जो है वो फ़ायदा पहुंच जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी ऑब्वियसली फ़ायदे होंगे, लेकिन जब परसेंटेज इंक्रीज़ होगी तो एट द एंड ऑफ द डे जब आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस मुकम्मल होंगे तो फिर आपकी परसेंटेज भी देखी जाएगी। और जिस तरह की अब सिचुएशन क्रिएट हुई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वहाँ पर आपका साउथ अफ्रीका भी कंटेंडर है, आपका श्रीलंका भी कंटेंडर है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया भी है। तो एंड पे जाके कहीं ना कहीं जाके अगर परसेंटेज का मसला पड़ेगा तो फिर हम बेन स्टोक्स को इंशाल्लाह दोबारा याद करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आकिब हमारे साथ मौजूद है, अहमद सईद होते, सलमान बट साहब आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।